गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है प्योर 60 गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनटीपीसी सीबीटी टू मेंस के लिए संभावित प्रश्न। और जो प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये प्रश्न बहुत रिफाइंड क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। बहुत अध्ययन करने के बाद मैंने बहुत कंपाइल किया, बहुत कम क्वेश्चन कंपाइल किया आपके लिए, और उन सारे क्वेश्चंस में आपको उस सारे चैप्टर्स के सारे सार मिल जाएंगे। मैंने कोशिश किया है, मैं प्रॉमिस तो नहीं कर पाऊंगा, कोशिश किया मैंने कि जो टॉपिक है उसके आगे पीछे दाएं बाएं जितने भी प्रश्न बन सकते हैं या बने हैं, उन सारों का विस्तृत रूप से वर्णन करने का। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधे सवाल पे आते हैं। मेरा नाम शहनशाह है और मैं अभी आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो चुंबकीय क्षेत्र से है। इस प्रश्न की बारीकियों को आपको मैं बताता हूँ कैसे पकड़ना होता है। इस सवाल को जब पढ़ेंगे तो आपको इसमें पूछा है ट्रेजेक्ट्री क्या होगा। ट्रेजेक्ट्री पता करने के लिए हमें तीन चार मूलभूत टर्म्स को पकड़ना है। उन मूलभूत टर्म्स में पहला टर्म क्या है? स्ट्रेट लाइन, पहला सवाल। दूसरा, स्टैटिक है या मोबिलिटी, मोबिल है। तीसरा क्या है? डायरेक्शन। आपने इसको देख तो लिया होगा, बट इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। सवाल ये कह रहा है, हमारे पास, सॉरी सॉरी, हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, और जो चार्ज है उसके पास वेलोसिटी v है। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, हमारे इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो कह रहा है डायरेक्शन ऐसा है, फील्ड ऊपर लग रहा है, 90 बीच में एंगल है, तो मोशन जो इसका, इस चार्ज पार्टिकल का मोशन है वो कैसा होगा। मैं इसको बताने से पहले आपको छोटा सा एक रिमाइंड कराता हूँ। आपने पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा होगा कि सेंटर के टुवर्ड हमेशा एक फोर्स लगता है जिसको कहते हैं हम लोग सेंट्रीपीटल फोर्स, और इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। मतलब ये कि अगर सेंटर की ओर फोर्स लग रहा है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी है, तो इसका पाथ क्या है? सर्कुलर। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता है, लेकिन यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स ना लग के यहाँ पे लॉरेंज फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? लॉरेंज फोर्स। सवाल पूछ सकता है कि व्हाट इज लॉरेंज फोर्स, और लॉरेंज फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये पता कैसे चला आपको? देखिए, जब भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाए कहीं भी और वहाँ पे वेलोसिटी भी इंक्लूड हो, तो हमेशा वहाँ पे लॉरेंज फोर्स ही अप्लाई होता है। लॉरेंज फोर्स के लिए कंडीशंस क्या हैं? लॉरेंज फोर्स के लिए कंडीशंस ये हैं कि हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर है और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है वो 90 डिग्री पे होना चाहिए। 90 डिग्री पे ना भी हो, एंगल थीटा पे होना चाहिए। आपने राइट हैंड कर्ल रूल पढ़ा होगा। राइट हैंड कर्ल रूल इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स। मतलब लॉरेंज फोर्स के डायरेक्शन को पता करने के लिए हम लोग राइट हैंड कर्ल रूल पता करते हैं। देखिए, राइट हैंड कर्ल रूल होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये आपके पास सामने एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। इस डायरेक्शन में मूवमेंट है, वेलोसिटी है, ठीक है, पार्टिकल्स का। अगर हम अपने राइट हैंड को ऐसे लें और इसको ऐसे पकड़ते हैं, तो आपको ये उंगली दिख रही है घूमती हुई ऐसे कर्ल। ये जो कर्ल का मूवमेंट है ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, और हमारा जो थंब है ये, जो कि बिल्कुल सामने है, ये डायरेक्शन होता है फोर्स का। इसका मतलब ये है कि लॉरेंज फोर्स जो होता है, अगर उसका डायरेक्शन निकालना हो तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? राइट
हैंड थंब रूल, राइट हैंड रूल लिख देता हूँ सीधे, ठीक है, वही बेटर रहता है, राइट हैंड रूल। इतना तो हो गया, ये था कॉन्सेप्ट। अब जो मैं बताने वाला हूँ पिछले आगे आने वाले 2 मिनट में सवाल वहीं से बनेंगे आपके सारे, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, और अगर डाउट हो तो आप कमेंट करना, मैं हर बच्चे का कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे आपके कमेंट पढ़ता हूँ, और आपकी थोड़ी भी समस्या अगर होगी तो मैं उसको तुरंत निवारण करूँगा। देखिए, मैं टेबलेट फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। हमारे पास क्या था, पहला केस क्या था, पेन चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा बेटर पेन लगेगा। चलो, एक मिनट, चलो ठीक है। देखो, पहला केस ये था कि अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर v के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उनका जो पाथ होगा वो होगा सर्कुलर। ठीक है। नंबर 2, अगर वेलोसिटी वेक्टर, सॉरी, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का साइन होता है b, और उसके बीच का एंगल, ये साइन एंगल दर्शाता है, और ये v दर्शाता है वेलोसिटी को। अगर इसके बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाए या फिर 180 डिग्री हो जाए तो इनका जो ट्रेजेक्ट्री होगा वो स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन कह लीजिए या फिर सरल रेखा कह लीजिए, सीधी लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट। तीसरी, इस पे स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये इस सवाल इस बार आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 8 तारीख को जब आपका पेपर होने वाला है उसमें ये सवाल आएगा, तो बेटर है इसको अच्छे से समझ लेना। अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल थीटा हो, थीटा का मतलब होता है कि आप थीटा आपको डिफाइन नहीं किया कि एग्जैक्टली एंगल क्या है। थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा यहाँ पे रेंज है आपका 0 से तो बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो। तो इस कंडीशन में स्पाइरल शेप होता है ट्रेजेक्ट्री का। हिंदी में इसको कहते हैं सर्पिलाकार। एक और है, फोर्थ। फोर्थ केस स्पेशल केस है, वैसे सिलेबस में नहीं है लेकिन क्योंकि पूछ सकता है तो मैं आपको बता दूं। इसमें क्या होता है फोर्थ केस में कि हम अभी तक जो पढ़ रहे हैं वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी फोर्थ केस में क्या है भाई कि हमारा जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है ना, ये वेरिएबल है। इसका वेरिएबल का मतलब है कि टाइम के साथ इसके इंटेंसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, और हमारा जो वेलोसिटी है वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, ये भी वेरिएबल है, ठीक है ना। एक्सीलरेटेड हो सकता है या फिर डी एक्सीलरेटेड हो सकता है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी। इस केस में ट्रेजेक्ट्री जो होता है वो होता है इलिप्टिकल। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान से देख लीजिए। पहला केस क्या है कि अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा हो तो केस सर्कुलर होता है मोशन। दूसरा क्या है, अगर 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री बन रहा हो तो उसके इसका स्ट्रेट लाइन बनता है। तीसरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और अपना वेलोसिटी के बीच का एंगल अगर थीटा हो,
जहाँ पे थीटा वेरिएबल है 0 से 90 के बीच, तो इस केस में स्पाइरल ट्रेजेक्ट्री बनता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ केस, यहाँ लिख देता हूँ एंगल, और यहाँ लिख देता हूँ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे 2025 में 100%। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के डाउट्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। हाँ ठीक है, तो हम आगे वाले सवाल पे चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल है कार्नोट इंजन। कार्नोट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ऐसा इंजन का इजाद किया जिसकी इफिशियंसी मैक्सिमम है। तो कार्नोट का कहना था कि एक ऐसा इंजन उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है जो कि 4 प्रोसेस को फॉलो करता है। न पहला होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, दूसरा होता है आइसोथर्मल, तीसरा होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, और चौथा होता है कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन। मैं ये आपको बना के समझाता हूँ। देखिए कार्नोट इंजन, देखिए बताने को तो मैं आपको एक लाइन में बता दूं, ठीक है ना, आप इस सवाल को समझ जाए, लेकिन मेरा मानना यह है कि इस सवाल के परिधि में जितने भी कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, हो सकता है वो इस एग्जाम में ना पूछे, बट अगर आप जानेंगे तो काफ़ी आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा कि आने वाले एग्जाम में आप कर लेंगे उसको। ठीक है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छे लेवल पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कार्नोट इंजन क्या है, देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कार्नोट इंजन होता क्या है। छोड़िए, यहां समझिए। पहला पॉइंट, कार्नोट इंजन एक इमेजिनरी इंजन है। इमेजिनरी बोलने से तात्पर्य क्या है? इमेजिनरी बोलने से तात्पर्य है कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, बट आइडियल केस है। मतलब कि हम अगर अपने एक्सपेरिमेंट को कितना भी रिफाइन कर लें, हमारे लिए यहाँ तक पहुँचना सेचुरेशन पॉइंट है, राइट। तो पहला पॉइंट है कि ये इंजन इमेजिनरी इंजन होता है, ठीक है ना। इसमें टोटल 4 प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना। पहला होता है, मैं डायग्राम से समझाता हूँ आपको इसको अच्छे से। देखिए जब हम टीएस डायग्राम, ये डायग्राम अच्छे से ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि ये एग्जाम में पूछ लिया आपको। टीएस डायग्राम, टी स्टैंड फॉर टेम्परेचर, एस स्टैंड फॉर एंट्रोपी, ठीक है। तो इसमें इसका डायग्राम कैसा बनता है ये देखिए। पहला प्रोसेस है 1 से 2। 1 से 2 क्या है? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। दूसरा क्या है? 2 से 3 देखिए 2 से 3 में क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। ये देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसमें देखिए इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है 1 से 4 में। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन दूसरा क्या है? 2 से 3 कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन। कमेंट में आप लोग करके बताइए कि कांस्टेंट टेम्परेचर को कौन सा प्रोसेस कहते हैं। मैं लिख देता हूं, कांस्टेंट टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। हिंदी वाले ऑफेंड नहीं होंगे, उनके लिए भी मैं लिख रहा हूं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस को कहते हैं हिंदी में समताप
समतापीय प्रोसेस। ठीक है ना, समतापीय प्रोसेस को क्या कहते हैं? ठीक है, प्रोसेस को समझ जाइएगा। तीसरा है अपना है 3 से 4। 3 से 4 में क्या है? आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक का मतलब रुद्धोष्म। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। इसमें जितना सवाल बन सकते हैं ना, मैं वो सारे पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ। इससे बाहर सवाल नहीं आएगा इस टॉपिक पे, 110% मैं कह रहा हूँ आपको। बस इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। फोर्थ प्रोसेस है 4 to 1। ठीक है, ये भी है आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। देखिए, मैं क्यों बता रहा हूं आपको। मैं इस ये सब कुछ करने का जो फंडामेंटल रीजन था कि आपको हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर समझ में आए। 2 से 3 टेम्परेचर है हाई टेम्परेचर, 1 से 4 टेम्परेचर है लो टेम्परेचर। देखिए, इंजन का काम क्या होता है? इंजन में हम लोग फ्यूल का यूज़ करते हैं। फ्यूल करता क्या है? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, और जिससे क्या होता है कि हमारा साफ्ट मूव करता है। तो कार्नोट इंजन का जो लेआउट है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। देखिए, ये हमारा कार्नोट इंजन है। ठीक है ना, हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको कहते हैं सोर्स। सोर्स का मतलब होता है जिसका टेम्परेचर हाई हो। एक होता है सिंक। सिंक का मतलब होता है जिसकी टेम्परेचर लो हो। इंजन है, इंजन इंजन एक वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल होता है। तो इससे हम लोगों को एक वर्क मिलता है, W इनपुट आउटपुट। मैक्सिमम चूंकि यहाँ टेम्परेचर हाई है तो यहाँ से Q इनपुट आता है, इंजन वर्क प्रोड्यूस करता है और कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर रिजेक्ट कर देता है। ठीक है ना। तो कार्नोट इंजन की जो इफिशियंसी है वो हम लोग लिखते किस प्रकार से है? इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इक्वल्स टू 1 माइनस लो टेम्परेचर अपॉन हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैंने आपको लिखा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। इसमें देखिए क्या क्या बन सकता है। पहला, अगर हमको इफिशियंसी बढ़ाना हो तो क्या करेंगे? जो सिंक का टेम्परेचर है TL, उसको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। इसको अगर हम लोगों ने कम कर दिया तो ये पूरा केस पूरा टर्म कम कम हो जाएगा। तो इसमें से कम माइनस होगा तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो इसी पे पहला केस ये है। दूसरा केस, अगर हम लोग को एफिशिएंसी और बढ़ाना हो जब TH कांस्टेंट हो। यहाँ क्या है? जब TL कांस्टेंट हो क्या होगा? अगर ये कांस्टेंट है तो अगर TH की वैल्यू जितनी बढ़ाएंगे उतनी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, यहां तक समझ गए? अब देखिए, यहां पे वही है, कार्नोट इंजन की दक्षता। वही है, कार्नोट इंजन की दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। पहला केस क्या है? हम लोगों ने अभी पढ़ा है ना, एफिशिएंसी का फॉर्मूला यही था ना, 1 माइनस T लोअर अपॉन T हायर। ये क्या था? सिंक का टेम्परेचर। ये क्या था? सोर्स का टेम्परेचर। देखिए, पहला ऑप्शन पढ़िए, कार्यशील पदार्थ की मात्रा बढ़ाकर। बिल्कुल नहीं होगा, मात्रा से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा ऑप्शन पढ़िए, सिंक के तापमान को कम करके। सिंक के तापमान को कम करके यानी कि TL को कम करके। तो TL जैसे ही कम होगा अपना, वैसे ही इफिशियंसी अपना बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब सी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। कार्यशील पदार्थ की मात्रा को कम करके, मात्रा तो है ही नहीं इसमें, बिल्कुल गलत। फोर्थ ऑप्शन देखिए, सिंक के तापमान को बढ़ाकर। सिंक के तापमान को बढ़ाने से इफिशियंसी
घट जाएगी ना कि बढ़ेगी, इसलिए ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। सारे सवाल को बहुत अच्छे से नोट करते हुए जाइए, इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे आप तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी इसकी। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। देखिए, अच्छा, ये वही केस है मैग्नेटिज्म का। अभी पहले क्वेश्चन में मैंने आपको 4 केसेस बताए थे। पहला केस क्या था, देखिए, मैंने आपको बताए थे, मैंने आपको बताया था, ये उसका दूसरा केस है। मैंने जो पहला क्वेश्चन था उसमें बताया था आपको कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल थीटा इक्वल्स टू अगर 90 डिग्री हो जाए तो शेप क्या होता है, सर्कुलर। और दूसरा क्या बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री या 180 डिग्री हो जाए तो उसका क्या होता है, ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन होता है ना। वही बात है, सीधी रेखा में गतिमान आवेश के समानांतर लगाया जाए तो आवेश की दिशा क्या होगी। समानांतर लगाने का मतलब होता है या तो 0 डिग्री एंगल बन रहा हो या तो 180 डिग्री एंगल बन रहा हो, तो इसका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। देखिए, सी सर्कुलर कब बनेगा, जब थीटा का कितना हो 90। स्पाइरल कब बनेगा, जब थीटा क्या हो, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब 0 से तो बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो। इलिप्टिकल कब बनेगा बेटा, इलिप्टिकल तब बनेगा जब हमारा जो थीटा होगा, सॉरी, इलिप्टिकल तब बनेगा जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर दोनों क्या हो, वेरिएबल। मैंने कहा ना आपको यहां से सवाल आते हैं, आएंगे, और 2025 के एग्जाम में भी आएंगे। पेपर देके जब आएंगे तो मुझे मेरा वीडियो देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा इससे सवाल आए हैं या नहीं आए। नेक्स्ट देखिए, दूसरा सवाल है कूलम्ब्स लॉ पे। क्वेश्चन बहुत आसान है, 1 मिनट में सोल्यूशन करा के मैं आगे बढ़ सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ आए हैं तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता ना हो, और इसको पढ़ने के बाद इससे बनने वाले हर एक क्वेश्चन आप कर सकें, कॉन्फिडेंस से कर सकें। देखिए, पहले समझिए कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ, हिंदी वाले भी होंगे तो मैं हिंदी में लिखता हूँ। कूलम्ब का नियम, हैंडराइटिंग में मत जाना भाई। देखिए, कूलम्ब का नियम क्या होता है, अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हो, ठीक है, Q1, और दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2, जिसके बीच का डिस्टेंस है R। अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2 जिसके बीच का डिस्टेंस है R, तो इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स को कहते हैं कूलम्ब फोर्स। एंड उसका मतलब, एंड जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 के मल्टीपल के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। समझ गए ना आप, गुड। इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमारे पास जो लास्टली रिजल्ट आता है वो होता है F के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही कूलम्ब्स लॉ का हमारे पास रिजल्ट आता है। हम इसी का यूज करेंगे अभी क्वेश्चन में। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है दो आवेशों के बीच बल 25 न्यूटन से 100 न्यूटन तक बढ़ानी है। मतलब ये कि पहले हमारे पास F1 कितना था, F1 था 25 न्यूटन,
F2 कितना था, इसका मतलब होता है वेक्टर साइन, F2 होता है 100 न्यूटन। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, कह रहा है कि F1 को 4 गुना करना है F2, यानी कि F2 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ F1। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, कूलम्स लॉ, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ऑप्शन से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन है आवेशों के बीच की दूरी को 1/4 कर दें। अगर हम चौथाई कर दें, मतलब अगर हम लोग इसको 1/4 कर दें, इसका स्क्वायर करेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा ना फोर्स, 16 गुना। देखिए 16 गुना हो जाएगा फोर्स। हमें करना कितना है, 4 गुना, यानी कि पहला ऑप्शन क्या है, गलत। दूसरा ऑप्शन पढ़िए, आवेशों के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए। अगर हम आवेश के बीच की दूरी को आधी कर दें, हाँ देखिए यहां से हमारे पास आ रहा है 4 गुना, ठीक है ना, 4 टाइम्स F2 जो है हमारा 4 टाइम्स F1 आ रहा है। यही तो हमें चाहिए था। इसका मतलब द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। समझ पा रहे हैं कूलम्स लॉ क्या होता है? कूलम्स लॉ का मतलब होता है दो पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 Q2, इसके बीच का डिस्टेंस R है, इनके बीच लगने वाला फोर्स होगा F इक्वल्स टू K कॉन्स्टेंट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कूलम्स लॉ होता है। इसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, निर्वात में भी ये बल लगता है। हाँ देखिए, which law of the principle explain the connection between the fluid velocity and pressure in a moving fluid? फ्लूइड वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है और मूविंग फ्लूइड के बारे में पूछ रहा है। इसका आंसर बर्नौली इक्वेशंस होगा। आप बोलेंगे सर आपको बर्नौली इक्वेशंस कैसे समझ में आया, कि हाउ कैन यू नो द आंसर विल बी बर्नौली इक्वेशंस? तो लेट मी टेल यू कैसे मैं समझा। देखिए पहले समझिए बर्नौली इक्वेशंस होता क्या है। देखिए भाई, बर्नौली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टैटिक फ्लूइड और डायनेमिक फ्लूइड्स के का अध्ययन किया, और उन्होंने बताया जो हमारे फ्लूइड्स का मोशन होता है ना, उसमें कौन कौन सी एनर्जी होती है। ठीक है, देखिए बर्नौली इक्वेशंस। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, ये किस पे डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, कोई बताएगा? कोई बताओ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, चैट में बताओ, कमेंट करो। देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना तो विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा को बस एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। बर्नौली साहब ने इसी का यूज किया था। बर्नौली साहब का कहना था कि मान लो ये जमीन है, ठीक है, ये क्या है, जमीन, और यहां से एक रिजर्वायर के थ्रू पाइप जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहां से सपोज कर लो कि यहां से वाटर का फ्लो हो रहा है, ये देखो हो रहा है, स्ट्रीम लाइन वाटर का फ्लो हो रहा है। तो अगर इसकी डिस्टेंस यहां से z है, ठीक है ना, इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट 1 कंसिडर कर लेते हैं। इस पॉइंट पे एनर्जी कैसे निकाल लेंगे? इस पॉइंट का एनर्जी होगा, पहला प्रेशर एनर्जी, वो होगा P1 अपॉन रो जी, प्लस इस पॉइंट पे और कौन सी एनर्जी होगी, वेलोसिटी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी V² अपॉन 2g, और क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी Z1, दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑलवेज। बर्नौली का कहना यह था कि
कि किसी भी फ्लूइड में, जो कि फ्लोइंग फ्लूइड है, स्टेडी फ्लो हो रहा है, किसी भी पॉइंट की एनर्जी कंजर्व होती है। और फ्लोइंग फ्लूइड में तीन प्रकार की एनर्जी पॉसिबल है। पहला होता है प्रेशर एनर्जी, दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी, और तीसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। अब इन तीनों में कोरिलेशन होता है। कोरिलेशन ये होता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, जैसे जैसे आप इसको कम करेंगे वैसे वैसे ये बढ़ेगा। सेम यही यहाँ पे एक सवाल था हमारा। सवाल क्या है? कौन सा नियम से या सिद्धांत एक गतिशील तरल पदार्थ में द्रव वेग और दबाव के बीच संबंध को स्पष्ट करता है? द्रव वेग द्रव का वेग और दबाव के बीच, मतलब वेलोसिटी और प्रेशर के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। तो कौन सा है? बर्नौली। और संबंध कैसा है? संबंध ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, अब देखो आर्कमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है ये भी समझ लो। आर्कमिडीज प्रिंसिपल का मतलब होता है जब किसी द्रव में हम लोग कोई बॉडी को इंजेक्ट करते हैं, मतलब अगर हम किसी द्रव में किसी वस्तु को डालते हैं, तो वस्तु जब उस पानी में जाती है तो इसके भार के बराबर जितने भी बल, जितने इस वस्तु के भार के बराबर ही अपना एक जो है विस्थापित करती है जल को। मतलब कि जब किसी वस्तु को जल में डालते, अंशतः या पूर्णतः डालते हैं, तो उसके नीचे एक फोर्स लगता है जिसको उत्प्लावक बल कहते हैं। और वो बल क्या होता है? वो बल होता है वस्तु द्वारा हटाए गए भार के बराबर। ठीक है, उसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। पास्कल्स लॉ क्या होता है? पास्कल्स लॉ का बहुत बहुत है अभी आजकल। पास्कल्स लॉ पे सब कुछ पास्कल्स लॉ पे चल रहा है, इसका बहुत एप्लीकेशन है। जितने भी हाइड्रोलिक मशीन्स देख रहे हैं सब पास्कल्स लॉ के एग्जाम्पल है। पास्कल्स लॉ क्या कहता है? पास्कल्स लॉ कहता है कि भाई अगर हमारे पास एक कन्फाइंड एरिया है या वॉल्यूम है, ठीक है, इसके किसी एक पॉइंट पे अगर हम फोर्स प्रेशर लगा रहे हैं P, तो इसके हर एक डायरेक्शन पे सेम प्रेशर लगेगा। ठीक है, पास्कल्स लॉ ने कहा कि अगर हमारे पास एक कन्फाइंड वॉल्यूम हो और वहाँ हम कोई फ्लूइड यूज़ कर रहे हो, तो फ्लूइड के द्वारा हर डायरेक्शन का जो फोर्स होता है वो सेम होता है। ठीक है ना? P पॉइंट से हर डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है सेम लग रहा है। बॉयल्स लॉ, अच्छा आप ना बहुत कंफ्यूज होते होंगे, बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है, एवोगाड्रो लॉ क्या होता है। आज मैं जो बताऊंगा उसके बाद आपके मन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा इसको लेके। ट्रिक भी बताऊंगा आपको बहुत अच्छी वाली एक, मेरे लिए तो काम करती है, आपके लिए काम करेगी कि नहीं देखिए। आपको एक ट्रायंगल बनाना है ऐसे, यहाँ लिखिए B, यहाँ लिखिए C, यहाँ लिखिए, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, आपने ट्रायंगल बना दिया। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, B, C और G। अब देखिए कोरिलेशन कैसे निकालते हैं। अगर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन निकालना हो तो क्या होता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कौन सा लॉ स्टेट करेगा? बी फॉर बॉयल्स लॉ। इसमें क्या है ना कि आप कंफ्यूज नहीं होइएगा एग्जाम में। एग्जाम में इंसान हमेशा कंफ्यूज होता है बॉयल्स लॉ होगा या चार्ल्स लॉ होगा। दूसरा क्या है? अगर वॉल्यूम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो टेम्परेचर के, तो ये कौन सा लॉ होता है? चार्ल्स लॉ। और तीसरा है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज इक्वल्स टू गैलुसेक लॉ। आपने नोटिस किया होगा इससे ना बहुत सवाल आते हैं। है बहुत छोटा कॉन्सेप्ट लेकिन नेगेटिव होता है बच्चों का। होता प्रॉब्लम क्या है ना कि बॉयल्स लॉ में चार्ल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में बॉयल्स लॉ मिक्स कर देते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा ट्रिक समझ में आया हो और आगे से नेगेटिव मत करना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए
यहाँ पूछ रहा है एक हॉर्स पावर की यूनिट कितनी होगी। देखिए सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ पावर क्या होता है। पेन बदलना ना मुझे आया नहीं अभी तक, टाइम लगेगा मुझे, वाइट ट्राई करते हैं। देखिए पावर क्या होता है, स्पीड स्लो है फास्ट है, आप हमें मुझे कमेंट करना, फास्ट हो तो मुझे बताना। एक मिनट, एक मिनट। देखिए पावर क्या होता है, पावर का सिंपल मतलब होता है पावर इज नथिंग बट वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, पावर इज नथिंग बट वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। देखिए वर्क का यूनिट क्या होता है बेटा, जूल, और टाइम का होता है सेकंड। तो पावर का यूनिट होता है जूल पर सेकंड, या इसी को हम लोग कहते हैं वॉट। ठीक है, यानी कि पावर, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, जूल पर सेकंड या वॉट। दूसरा यहां दे रखा है एक हॉर्स पावर। पहले तो ये समझिए एक हॉर्स पावर होता क्या है। हॉर्स पावर इज नथिंग बट पावर का एक कॉमर्शियल यूनिट होता है। पावर का, आपसे अगला सवाल पूछ ले कि पावर का कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, तो आप लोग क्या कहेंगे, हॉर्स पावर। इसको एसपी से डिनोट करते हैं, और ये बराबर होता है 746 वॉट के। आपको यहाँ एम दिख रहा होगा, डब्ल्यू दिख रहा होगा। एम का मतलब होता है मेगा, एम का मतलब होता है मेगा, मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6। पहला ऑप्शन देखिए 746 मेगा वॉट, ये नहीं होगा क्योंकि 746 वॉट होता है। दूसरा ऑप्शन देखिए 746 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6, मेगा का मतलब क्या होता है, 746 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -6, मेगा का मतलब होता है 10 की पावर +6 वॉट। ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ आ गया 746 वॉट। सही ऑप्शन क्या होगा, बी। अच्छा, अब जो हम सॉल्व करने वाले क्वेश्चन वो करंट का है। आपने पढ़ा होगा केसीएल केवीएल लॉ पढ़ा होगा आपने। यहाँ पे केवीएल के बारे में पूछ रहा है, पोटेंशियल है। मैं आपको दोनों बताता हूँ। किरचॉफ ना बहुत कमाल के साइंटिस्ट थे, मतलब कभी कभी जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे ना, तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि एक इंसान इतना ज़्यादा गहरा कैसे सोच सकता है। उन्होंने करंट सर्किट को इतना इजी बनाया, बस दो लॉ दिया उन्होंने, बस सिर्फ दो लॉ। न्यूटन ने तीन दिया था, इन्होंने बस दो ही दिया। वो देखिए कौन कौन था। पहला लॉ था केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ का, इंग्लिश में लिख देता हूँ यार, हिंदी मुझे अच्छे से आती नहीं है इसकी। किरचॉफ करंट लॉ। देखिए इससे क्या क्या सवाल पूछ सकता है। पहला कि किरचॉफ करंट लॉ कौन से सिद्धांत को फॉलो करता है, तो ये किस पे आधारित है, बेस्ड ऑन, जो लिख रहा हूँ सारा सवाल है, सारा एग्जाम में आ चुका है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
देखिए किरचॉफ लॉ कहता क्या है, किरचॉफ लॉ स्टेट्स दैट कि एक पॉइंट पे आने वाले एक पॉइंट पे आने वाले और उसी पॉइंट से जाने वाले सारे करंट का अलजेब्रिक सम जीरो होता है। देखिए पॉइंट ए पे कौन कौन से चार्ज अंदर आ रहे हैं, कौन कौन से चार्ज बाहर जा रहे हैं। I1 क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये प्लस I1 है। एक काम करते हैं, जितने भी चार्ज अंदर जाएंगे उसको पॉजिटिव लेंगे, जितने भी चार्ज बाहर जाएंगे उसको नेगेटिव लेंगे। आप चाहें तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं। तो इनका इनका किरचॉफ लॉ का मतलब ये था कि किसी बिंदु पर आने वाले समस्त विद्युत धारा और उससे निकलने वाले जितने विद्युत धारा है उनका बीजगणितीय योग सदैव जीरो होता है। तो यहां मैथमेटिकल फॉर्म में होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस माइनस, चूंकि निकल रहा है, माइनस I4 माइनस I5 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यही था करंट का पहला KCL। दूसरा देखिए, दूसरा होता है KVL। KVL ये किस पे है, KVL किस पे, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए हम लोग एक सर्किट तैयार करते हैं। R1 R2 R, ठीक है ना। अगर हमारे पास ऐसा कोई लूप हो, ठीक है ना, तो और इसमें कोई अननोन चार्ज, अननोन हमारे पास रेजिस्टेंस हो, हम लोग KVL का यूज करके इसका निकाल लेते हैं नॉन रेजिस्टेंस कौन सा है। और ये डिपेंड करता है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो इसका सिग्निफिकेंट ये है कि लूप 1 में और लूप 2 में, ठीक है ना, वोल्टेज जो है मान लेते हैं इसका V1 प्लस V2 है, लूप 1 का और लूप 2 का, इसका योग हमेशा जीरो होगा। मतलब इस लूप में निकाल के वोल्टेज, इस लूप में वोल्टेज निकाल के जोड़ देंगे। वोल्टेज निकालेंगे कैसे, आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा ना, ओम्स लॉ। V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। V इक्वल्स टू होता है ना IR। तो यहाँ पे V1 कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ V1 निकालना हो तो V1 इक्वल्स टू I1 इंटू R1, डायरेक्शन है इधर, इधर निकालना हो I इंटू R, इधर निकालना हो V2 इक्वल्स टू देखिए इधर इधर इस साइड में करंट डिवाइड हो जाएगा, इधर I1 जाएगा, इधर I2 जाएगा, I2 इंटू R। जब इन तीनों को समेशन करेंगे अलजेब्रिक, उसको जीरो के बराबर कर देंगे, यही होता है KVL। समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, गुड। हाँ देखिए साइक्लोट्रॉन के बारे में बताया गया है। आपको याद होगा मैंने आपको 4 केसेस बताए थे, अब मैं चारों केसेस डिफाइन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने आपको बता रखा है। तो साइक्लोट्रॉन कुछ नहीं होता है, क्या होता है इसमें कि पहला केस क्या था, हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड था, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी वेक्टर था, और उस वेलोसिटी वेक्टर, और जिस वेलोसिटी वेक्टर क्या था हमारे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था। तो साइक्लोट्रॉन में होता क्या है, साइक्लोट्रॉन में होता यह है कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बमबार्डिंग कराते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, बहुत फास्ट, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का बहुत फास्ट तरीके से। इससे क्या होता है, एक बहुत हाई प्रोफाइल एनर्जी जनरेट होती है और उसका शेप होता है सर्कुलर। वही बात यहाँ कह रखा है।
देखिए ये आंसर हो जाएगा इसका। मैंने आपको बताया था ना कि लॉरेंज फोर्स लगता है, और मैंने बताया भी था कि लॉरेंज फोर्स जो लगता है वो होता है F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस वी वेक्टर। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट, आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया है। आपको पता होगा ना, कोई एक मैग्नेट है, लीजिए ये मैग्नेट मान लीजिए, इधर इसका नॉर्थ पोल है, इधर इसका साउथ पोल है। क्या हमने देखा यहाँ से निकल के यहाँ, यहाँ से निकल के यहाँ, और यहाँ से निकल के यहाँ मोशन करता है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की ओर मूवमेंट करती हैं, मैग्नेट के बाहर। और सेम सेम अगर मैग्नेट के अंदर मूवमेंट होगा तो वो साउथ से निकल के नॉर्थ की ओर जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द पाथ अलोंग द एक काल्पनिक मुक्त उत्तरी ध्रुव गति करने की प्रवृत्ति रखता है। बिल्कुल सही। पहला क्यों नहीं होगा? प्रोटॉन के बारे में, प्रोटॉन का तो कोई चर्चा ही नहीं है। दूसरा क्यों नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन की गति पॉसिबल ही नहीं है। एक काल्पनिक मुक्त दक्षिणी ध्रुव गति करने की, नहीं नहीं, दक्षिणी ध्रुव से नहीं, उत्तरी ध्रुव से होता है गति इसका, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आपका ना फोर्स पूछ लिया, प्रेशर पूछ लिया, स्ट्रेस पूछ लिया, स्ट्रेन पूछ लिया। देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? स्ट्रेस बराबर E इंटू स्ट्रेन। इसको कहते हैं स्ट्रेस, ये होता है स्ट्रेन, और ये होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन को हिंदी में कहते हैं विकृति। ये कुछ नहीं होता है, डेल्टा एल अपॉन एल होता है। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स हम लोग टेंजेंशियल लगा रहे हैं, तो क्या होगा? इसके शेप में चेंजेस होगा, ये बढ़ जाएगा। बता रहा हूं अच्छे से। देखिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसमें एक्सियल फोर्स लग रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, एक्सियल फोर्स लग रहा है F और F। जब फोर्स लगाएंगे तो इसमें खिंचाव होगा, और खिंचाव होने से क्या होगा? इसमें चौड़ाई तो घट जाएगी लेकिन लंबाई बढ़ जाएगी। कितना बढ़ गया? डेल्टा L1। कितना बढ़ गया? डेल्टा L2। ओरिजिनल लेंथ क्या थी? L। और डेल्टा L क्या होगा? डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। तो अभी जो मैंने कहा ना एप्सिलॉन, इसको कहते एप्सिलॉन, इसको कहते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन इज नथिंग बट डेल्टा L अपॉन L। तो आप देखेंगे इसका भी लेंथ, इसका भी होता है मीटर, और इसका भी होता है मीटर, यानी ये कट गया, ये आ गया, कुछ नहीं आएगा, जीरो। ठीक है, इसका मतलब जो स्ट्रेन होता है इसका होता है M0 L0 T0 डायमेंशन। ठीक है, सेम काम हम लोगों ने यहां भी किया है। स्ट्रेस इक्वल्स टू एप्सिलॉन इंटू स्ट्रेन। तो हमें निकालना है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का निकालना है। देखो ये तो यूनिटलेस हो गया, यूनिटलेस हो गया। हमें निकालना है स्ट्रेन, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? प्रेशर कह लीजिए पर यूनिट एरिया, या फिर फोर्स पर यूनिट एरिया कह लीजिए। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन।
इसका होता है मीटर स्क्वायर। न्यूटन न्यूटन को क्या लिखते हैं? mLT-2, और मीटर को लिखते हैं एल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आता है mL-1 T-1, यानी कि जो मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी का होगा वो होगा m1L-1 T-1। देखिए किस ऑप्शन में, mL-1 T-1, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि द्रव्यमान m का एक पिंड है, रेखीय संवेग p है और गतिज ऊर्जा k है, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक है? गिवन क्या क्या है पहले नोट कर लेते हैं। मास कितना गिवन है? m गिवन है। संवेग p कितना गिवन है? p, और ये होता क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है। गतिज ऊर्जा क्या है? k, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो रिलेशन पूछ रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड कर देते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, लिख सकते हैं ना? बिल्कुल। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ क्या हो जाएगा? एम वी का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2m। एम वी को क्या कहते हैं? p, यानी कि p स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2km। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, केपलर के बारे में बताता हूँ मैं आपको। अब पानी पी लेता हूँ मैं आराम से, आप भी 2 मिनट का गैप लीजिए, पानी पीजिए। देखिए, केपलर अपने ज़माने के ना बोनाफाइड थे, बोनाफाइड साइंटिस्ट थे। उनकी इमेजिनेशंस को कर पाना ही बहुत मुश्किल है। वो क्या सोचते हैं उनको इमेजिन कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। और आप ये सोचिए, हम लोग अभी भी उनके कैलकुलेशन को चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं। और उन्होंने कब किया? उन्होंने 3 लॉज दिए थे, ठीक है ना? उनका 3 लॉज सुनिए अब कौन कौन सा है। मैं इसको बहुत संक्षेप में बताऊंगा, ठीक है ना? अफो, मैं भूल कैसे जाता हूँ। इसमें वाइट भी चल सकता है वैसे। दीपक, इसमें वाइट चलता है क्या? ठीक है, देखिए। नहीं चल रहा है ना? ठीक, लाइट कलर ले लूँ, ब्लैक। देखिए, केपलर के कौन कौन से नियम है? केपलर के नियम, बहुत मोटा हो रहा है पेंसिल ना, तो पतला कर लिख किया जाए। ठीक है, अब सही है। केपलर का पहला नियम था दीर्घवृत्त का नियम। दीर्घवृत्त का नियम, लॉ ऑफ इलिप्स। लॉ ऑफ इलिप्स में ये कहता है कि ये हमारा सूरज है, सन, ये हमारा कोई ग्रह है, ठीक है ना, प्लेनेट।
तो जो हमारा प्लेनेट होता है ना, वो हमारे सन के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार परिधि में ही गति करता है। पहला नियम क्या था? सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार होती है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ इलिप्स। दूसरा क्या था? क्षेत्रफल का नियम। लॉ ऑफ एरिया। इसमें क्या होता है, ये सवाल इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इससे सवाल बराबर लगभग आते हैं क्वेश्चन में। वो इसका मतलब ये होता है कि देखिए, ये है सन, ठीक है, और ये है कोई हमारा प्लेनेट। ये सन है और ये कोई प्लेनेट। तो प्लेनेट का जो मोशन होगा ना, वो हमेशा एक इलिप्स में होगा, इलिप्टिकल व्यू में ही होगा। जैसे मान लीजिए ये 1 मिनट ए पॉइंट पे है, कुछ टाइम के बाद ये बी पॉइंट पर आएंगे, कुछ पॉइंट बाद ये सी पॉइंट पर रहेगा, कुछ पॉइंट मिनट के बाद ये डी पॉइंट पे रहेगा। तो मान लीजिए कि बी और बी डैश 1 सेकेंड में ये बी, पहले बी पे थे और बी डैश पर आ गए, इतना एरिया इन्होंने कवर किया। मान लेते कि 1 सेकेंड का एरिया मान लेते इतना है, तो अगले 1 सेकेंड में भी ना वो इतना ही एरिया कवर करेंगे। केपलर की गति का दूसरा नियम बताता है, जो कि क्षेत्रफल का नियम है, कि अगर सूरज को केंद्र मान के कोई भी गति दीर्घ वृत्ताकार परिधि की ओर मूवमेंट कर रही होती है, तो प्रत्येक सेकंड में उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। यानी कि 1 से 2 सेकंड में अगर उन्होंने 5 यूनिट स्क्वायर क्षेत्रफल कवर किया है, तो 2 से तीसरे सेकंड में भी 5 यूनिट स्क्वायर ही क्षेत्रफल कवर करेंगे। यही दो है। तीसरा है हार्मोनी का, ठीक है ना, हार्मोनिक लॉ। ये इनके मेजर और माइनर एक्सिस के बारे में बताता है, बस इतना ही आपको समझना है। देखिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राशि की माप अदिश राशि कार्य के समान है। देखिए अभी मैंने शायद आपको बताया होगा, बताया था ना, कार्य यानी कि वर्क, वर्क यूनिट क्या था? जूल। और वर्क होता क्या है? F × S। ठीक है, मतलब कि अगर बल को अब विस्थापन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जूल आ जाता है, मतलब वर्क मिलता है, न्यूटन सेकंड, जिसको कहते हैं जूल। अब पहला देखिए टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? ये होता है R क्रॉस, पहला होता है टॉर्क, ये होता है R × F। R की यूनिट क्या होती है? मीटर, और फोर्स की न्यूटन, न्यूटन मीटर आ गया, ये भी हो गया जूल के बराबर। यही पूछ रहा है ना कि कार्य के समान किसकी होगी, तो टॉर्क की हो जाएगी, फोर्स की नहीं होगी, ग्रेविटेशनल की नहीं होगी। एंगुलर आ गया तो इसमें ऑफ कोर्स, इसमें आपको रेडियन में आ जाएगा, नहीं हो पाएगा इसका आंसर, ये तो इसका आंसर सिर्फ यही होगा, जूल। हाँ, अच्छा ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है ना? इसको जितना हो सके ना उतना ध्यान से देखना, क्योंकि एक बार ना समझो तो मुझसे दोबारा पूछना, ये मैं बार बार बताऊंगा तुमको। ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
देखिए, इसके लिए दो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए दो कंडीशन जरूरी है। नंबर एक, पहला कंडीशन होना चाहिए कि प्रकाश डेंसर टू रेयर में जाना चाहिए, यानी कि प्रकाश सघन माध्यम से प्रकाश का गमन सघन माध्यम यानी कि रेयर मीडियम, सघन यानी कि रेयर मीडियम, प्रकाश का गमन सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर होनी चाहिए। विरल माध्यम में होनी चाहिए। दूसरा क्या है, आपतित किरण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। सी मतलब होता है क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण। ये सब मुझे आपको पता ही होगा, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। होता क्या है इसमें, देखिए, ये मीडियम M1 है, डेंसर मीडियम। ये मीडियम 2 है, रेयर मीडियम, ठीक है ना। देखिए, इस मीडियम से लाइट जाती है, ठीक है। और आपको पता होगा कि अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रकाश की गति होती है तो वो अविलंब से दूर हट जाती है, पता है ना आपको। तो मैं अभी यही कह रहा हूं कि अभी आई के लिए ये है, जैसे जैसे हम यहाँ पे ये बढ़ाएंगे, जैसे ही अविलंब से दूर होता चला जाएगा। देखिए, एक ऐसा टाइम आ गया जब यहाँ से पास करने लगा सरफेस से, तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए उसी को कहते हैं क्रांतिक कोण। और अब अगर हमने यहाँ से थोड़ा भी एंगल बढ़ाया, जैसे यहाँ से, तो अब ये वापस सेम डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब समझिए क्या मैं बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से गया, ये एंगल गया, आई है अपवर्तन आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, ये हो गया क्रांतिक कोण, ठीक है। अब अगर हम आई की वैल्यू क्रांतिक कोण से बढ़ा देंगे ना, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ से चला गया ना, तो ये वापस रिफ्लेक्ट ना होकर रिफ्लेक्ट हो जाएगा और वापस अपने सेम माध्यम में चला आएगा। इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके एग्जाम्पल्स हैं, आपने मृग मरीच का सुना होगा। आप जब रोड पे चल रहे हो, प्यास आपको लग रहा हो, तो आप देखेंगे कि बहुत दूर से आपको जलाशय दिखाई देगा। वो कुछ नहीं होता है, वो एक्चुअली यही होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। अच्छा, एरिया विक समय ग्राफ के अंदर अंतराल में, देखिए इसका तो बहुत इजी होता है, एक लाइन में बना देंगे। लेकिन कैसे होता है मैं समझा देता हूँ आपको, थोड़ा फास्ट चलेंगे अब हम। देखिए, v होता है dv/dt, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वेलोस dv होता है ds/dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो रहा है, सॉरी सॉरी,
वी होता है डी एस अपॉन डी टी। गुड। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एस आ जाएगा हमारा वी डी टी। जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ आएगा एस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वी डी टी। ये कुछ नहीं होता है, एरिया एरिया अंडर द कांस्टेंट, एरिया अंडर द कर्व होता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। अगर एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो हमारा निकल गया। और ये किसका होता है? विस्थापन। तो विस्थापन को टिक लगाइए और आगे बढ़िए। 15 5 क्वेश्चन और करेंगे अच्छे से, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट टाइम करेंगे फिर। देखिए, आपको मैंने बताया था ना लॉरेंज फोर्स के बारे में। लॉरेंज फोर्स क्या होता है? एफ लॉरेंज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस वी। वही पूछ रहा है बेटा, ध्यान से देखिए। भाई कह लीजिए, बेटा कह लीजिए। बाहरी द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। पहला है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। देखिए, वेलोसिटी पार्टिकल डिपेंड करता है। दूसरा है चार्ज ऑफ द पार्टिकल, चार्ज पे भी डिपेंड करता है। तीसरा है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है। चौथा है मास। मास कहीं दिख रहा है आपको? इस एक्सप्रेशन में आपको कहीं मास दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो किस पे डिपेंड नहीं करेगा? मास पे। आइए नेक्स्ट। अच्छा, ये तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़िए। प्रकाश के अपवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अंतरपृष्ठ पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। बिल्कुल सही। दूसरा, जब प्रकाश वायु से वेग जब प्रकाश वायु से वेग से यात्रा करता है तो ठीक है, ये भी सही है। तीसरा, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश सघन डेंसर मीडियम से विरल माध्यम में तो अभिलंब। अब अच्छा देखिए, यहीं पे गलती है। ये कह रहा है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है तो अभिलंब से दूर हो जाता है। इसलिए जो हमारा आंसर होगा सी होगा। डी भी देख लेते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू, इस डी में क्या दे रखा है? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू। बिल्कुल सही बात है, ये भी होता है एक्सप्रेशन रिफ्लेक्शन का। 18 एम्पियर, इसको हम आराम से डिस्कस करेंगे, इसमें ढेर सारा मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये तो बहुत इजी है। देखिए, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से तो कंपेयर कर लीजिए, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि सी को पहचानिए। सी किसका कॉफिशिएंट है? टी स्क्वायर का। टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है? ए, एक्सलेशन, यानी कि सी क्या है? एक्सलरेशन, यानी कि त्वरण। आगे पढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर में निम्नलिखित में से किस वर्ग के तत्वों का उपयोग किया जाता है? देखिए, कहने के लिए फिजिक्स है, ये प्रॉपर रटने वाली चीज है। मेटलॉइड इसका आंसर दे दीजिए, मेटलॉइड। फोर्थ देखिए, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो बनने वाली प्रतिबिंब की विशेषताएं। 4-5 केसेस हैं, इसमें बता देता हूं मैं आपको। देखिए, हमारे पास पहला केस क्या है? ये हमारे पास अवतल दर्पण है। फोकस है। मैं फैमिलियर हुआ नहीं हूं अभी ना बोर्ड के, काफी ज्यादा मुझे मिटाना पड़ता है एक ही चीज को। फोर्स है, सेंटर है। पहला केस क्या है?
जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो, सेंटर से पड़े हो, मतलब पहला केस है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पे वो लिख देता हूँ, इन्फिनिटी पर हो। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो ना, तो उसका प्रतिबिंब यानी कि इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे। कैसा बनता है, पॉइंट फॉर्म में, यानी बिंदु रूप में, बहुत छोटा, पॉइंटेड। दूसरा है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, वक्रता केंद्र पे। हिंदी में लिख देता हूं, वक्रता केंद्र पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इसका इमेजिनरी इमेज कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पे ही बनता है। कैसा बनता है, साइज बराबर होता है, आकार में बराबर, समान आकार, उल्टा तथा वास्तविक। नंबर 3, जब सेंटर और फोकस के बीच हो, जब सेंटर और फोकस के बीच हो, तो इसका बनता है सी से पड़े, मतलब कि सेंटर और इनफाइनाइट के बीच। बड़ा बड़ा आकार का बनता है साइज क्या होता है इसका, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड होता है। रियल होता है, उल्टा होता है। उल्टा मतलब वर्चुअल। और फोर्थ क्या होता है, अगर फोकस पे है तो उसका बनेगा इनफाइनाइट पे। साइज क्या होगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा होगा। ठीक है। पांचवा क्या है, पांचवा जो है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस, इंपॉर्टेंट केस है, मैं उसको आपको आराम से बताता हूँ। यही आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा जो मैं भी बताने वाला हूँ। देखिए, अगर ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका फोकस है, ये आपका पोल है, इसके बीच अगर कहीं पे वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, तो इसका, और इनफाइनाइट से कहीं आ रही है, देखो इसका कहाँ बनेगा प्रतिबिंब। तो इसको हम लोग पीछे बढ़ाते हैं, ऐसे बढ़ाएंगे पीछे। क्या गलत हो गया, सॉरी, कुछ गलत, मैं लाइन डायग्राम कुछ गलत बना रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये होता क्या है, नोट पहले नोट कीजिए। जब फोकस एंड पोल के बीच हमारा वस्तु हो, उसका प्रतिबिंब, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दर्पण के पीछे बनेगा। प्रकृति क्या होती है इसकी, काल्पनिक तथा आवर्धित।
तो आज के लिए इतना ही, और अभी बहुत सारे क्वेश्चंस और करने हैं, देख रहे हैं मैंने ढेर सारे क्वेश्चन आपके लिए बना रखा है। एक अनुप्रस्थ तरंग, ये भी समकड़ी लीजिए, लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। देखिए वेव क्या होता है, यही तो वेव होता है, अनुप्रस्थ तरंग। इसको कहते हैं श्रृंग, ये हो गया श्रृंग, ये हो गया गर्त, इसको कहते हैं आयाम, ठीक है ना। श्रृंग हो गया, गर्त हो गया, ये डिस्टेंस आयाम कहते हैं। एम्पलीट्यूड, तो कह रहा है कि एक अनुप्रस्थ तरंग में डैश होते हैं जो एक चक्र बनाते हैं, एक श्रृंग होते हैं और एक गर्त होते हैं। कहाँ है एक श्रृंग और एक गर्त? वन क्रेस्ट एंड वन थॉट। तो आज के लिए इतना ही, होप आप सबने एंजॉय किया होगा। एंड कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट में करना, मैं हर बच्चे का कमेंट पढ़ता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके कमेंट्स का भी आंसर करूँगा। और ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो धन्यवाद आप लोगों के इतने पेशेंस से देखा। ऑल द वेरी बेस्ट, जान लगा के पढ़ाई कीजिए। रोज़ रोज़ आपके पास ये मोमेंट नहीं आएगा कि आप मेंस दे रहे हैं, और खुद के लिए पढ़ाई कीजिए, अपनी फैमिली के लिए पढ़ाई कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट, गुड लक। कहाँ से करना है स्टॉप? स्टॉप रिकॉर्डिंग।